थे कि भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने तो आपका बदला लेने के लिए उसे मारा, वो तो आपको ही धोखा दे रही थी ना। जिस पर जिंता गुस्से में कहता है कि बस अपना मुंह बंद रखो। सुजुने पूछते कि मतलब अब आप भी मेरे खिलाफ हो, मैंने ये सब आपके लिए किया और आप ही मुझे मारना चाहते हो। सुजुने रोते हुए चिल्लाती है कि अब मैं आपसे नफरत करती हूँ और अगर आप मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते तो मैं आपको अपने खिलाफ भी जाने नहीं दूंगी। और अगले ही पल सुजुने बहुत ही तेजी से जिंता के आसपास पूरे रूम में घूमने लगती है। जिंता कहता है कि बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। जो सुनते ही वो भी रुक गई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका भाई अब उसे कभी नहीं अपनाएगा। और अचानक अगले ही सेकंड जिंता के पेट में अपना हाथ घुसा देती है, लेकिन जिंता उसके हाथों को ही पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो अपना हाथ निकाल भी पाती, जिंता अगले ही पल एक ऐसा वार करता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता और वापस उठ खड़ी होती है। जिंता ये देख अपनी फुल पावर के साथ अगले ही पल दोबारा अटैक करने आगे बढ़ता है, पर अचानक बीच में वो दूसरी डीमन आकर अटैक खुद पर ले लेती है। वो सुजुने को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार थी और जिंता को रोकते हुए उसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जो देख सुजुने भी जाते हुए शिरायुकी का सर उठा लेती है और कहते हैं कि बस अब से मैं हर एक चीज से नफरत करती हूँ, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरी है, इसलिए मैं आप सब कुछ खत्म कर दूंगी। पर हाँ भैया, आप मुझे याद रखना, फर्क नहीं पड़ता कितना समय लग जाए, पर सब कुछ खत्म करने से पहले मैं एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगी। जिंता सुजुने को रोकना तो चाह रहा था, पर वो डीमन उसके हाथों को पकड़ के रोक कर रखी होती है और सुजुने के जाते ही उसे छोड़ देती है। फाइनली मेरा काम पूरा हो ही गया। जिंता पूछता है कि तो बस तुम्हारा काम ये आम इंसानों के खून बहाना था। तो हंसते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने भविष्य देख लिया है, मैंने देखा है कि इंसान जल्दी बिजली का आविष्कार भी कर लेगा। आने वाले समय में इंसानों के पास इतनी ताकत होगी कि हम डीमंस के लिए छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। जल्दी डीमंस बस किस्से कहानियों में रह जाएंगे और मैंने बस वही चीज रोकी है। और ये कहते हुए वो मारी जाती है। जिंता शिरायुकी को देख उसे पकड़ के रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बचाने का वादा किया था पर अपना वादा ही नहीं निभा पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद अब कुछ दिन बीतते हैं और जहां आग की वजह से काफी सारे घरों का नुकसान हुआ था, लोगों ने धीरे धीरे सब ठीक करना शुरू कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंता अपना सामान वामान पैक करके इस विलेज से बाहर जाने के लिए निकल जाता है, पर तभी उसे रोकते हुए विलेज चीफ खुद उससे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि भला तुम अब क्या करोगे। तो जिंता बताता है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इस विलेज को छोड़कर जाऊंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ताकि आने वाले समय में डीमन किंग को खत्म करके डीमंस का हमेशा के लिए इस दुनिया से नामो निशान मिटा सकूं। जिंता को यकीन था कि शायद वो डीमन किंग और कोई नहीं बल्कि सुजुने ही बनने वाली है, जिसने उसकी आंखों के सामने ही शिरायुकी को मारा। इसलिए जिंता ने भी फैसला कर लिया था कि वो उसे जान से मार के रहेगा। जो विलेज चीफ कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम ये भी अपने साथ ले जाओ। वो जिंता के हाथों में हिरायाई स्वॉर्ड सौंप देता है, जिसमें किसी भी डीमन को खत्म करने की ताकत है। और अब इस तलवार का मालिक जिंता ही होगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड की असल में देखरेख करने वाला योशिकिहिमे का पूरा खानदान मर चुका है। तो अगर जिंता इसे साथ नहीं ले गया तो ये वैसे भी श्राइन में रखी रखी धूल मिट्टी खाते खाते बस एक कहानी बन के रह जाएगी। इसलिए विलेज चीफ के कहने पर जिंता स्वॉर्ड रख लेता है, पर तभी अचानक वो खुद जिंता के सामने सर झुकाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता था कि तुम शिरायुकी को चाहते थे, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरा पोता क्योमासा भी उसे इतना ही चाहता था, इसलिए मैंने उसकी शादी शिरायुकी के साथ करनी चाहिए, मुझे माफ कर दो। जो सुन जिंता चीफ को उठाते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही किया, ये वैसे भी विलेज की भलाई के लिए ही था। और अपना सारा सामान बांधकर वो विलेज से बाहर एक नए सफर पर निकल जाता है, पर तभी उसे रोकते हुए चितो से आ जाती है। प्लीज रुक जाओ, मत जाओ कहीं भी, जैसे तुम पहले थे मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। चितो से उसे रोकना तो चाह रही थी, पर वो जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी अपना काम खत्म करके लौट आऊंगा। और जिंता अपने सफर पर निकल जाता है। अब इसके कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां जिंता एक नए विलेज में आ चुका था और वहां उसने नाम चेंज करके अपना नया नाम जिन रख लिया होता है। जिंता के सामने बैठे आदमी ने उसे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है और अपने साथी को बुलाते हुए कहता है कि इसे आगे तुम समझा दो। हे सुनो, क्या तुम ही जिन हो? मेरा नाम है जिंजी, मैं बगल के स्टोर में काम करता हूँ। जिंता काम के बारे में पूछता है तो बताता है कि दरअसल मेरे बॉस की बेटी की जान खतरे में है, क्योंकि रोज एक डीमन बार बार उनके घर के बाहर आके कहता है कि मेरी बेटी को लौटा दो। शायद वो डीमन मेरे बॉस की बेटी नासु को अपनी बेटी समझ बैठा है। इसी बीच वही लड़की नासु भी वहां जाती है और जिंता को देख कहती है कि अच्छा तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, पैसे तो मिल ही गए होंगे तुम्हें, तो यहाँ से जा सकते हो। जिंजी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए ही आया, तो वो उल्टा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है और ये तो मुझे शक्ल से कोई स्कैमर लग रहा है, बस नकली डीमन हंटर बनने का नाटक कर रहा है ताकि हमारे पैसे हट सके, पर तुम याद रखना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और ये क्या कि वापस चली जाती है। जिंजी माफी मांगता है कि प्लीज माफ कर दो, ये बस अभी बच्ची ही है, पर फिर भी जिंता वापस चला जाता है। रात होने पर नात्सु अपने
कमरे में सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर अभी वो उस डीमन के बारे में सोच के डर रही थी कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। तो जिंजी उसे गार्ड करने के लिए खुद रूम के बाहर आके बैठ जाता है। हे नात्सु, तुमने उस बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर अब मुझे तो नहीं भगाओगी ना? चिंता मत करो, अभी मैं यही हूँ। असल में यार नात्सु ने जिंता को इसलिए भगाया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि कोई सच में डीमंस को मार भी सकता है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त बस डीमंस लोगों के किस्से और कहानियों में ही होते हैं। नात्सु शांत बैठी थी कि अचानक तभी उसे कानों में वही डरावनी आवाज आने लगती है कि मेरी बेटी को लौटा दो, मेरी बेटी को लौटा दो, मेरी बेटी को लौटा दो। जिंजी घबरा के आसपास देख ही रहा होता है कि आखिर कौन है, सामने आओ। पर तभी वो डीमन खुद सामने आ जाता है। पर आज नात्सु खुद उसे अपने आंखों से देख लेती है। वो डीमन बार बार वही शब्द दोहराया जा रहा था कि मेरी बेटी को लौटा दो, और एक जीतता जागता डीमन को अपने सामने देख जिंजी की तो फट के हाथ में आ जाती है। पर इससे पहले कि वो जिंजी की तरफ आगे बढ़ती, चिंता आके उसके हाथों को काट डालता है और वो डीमन वहीं गिर जाती है। नात्सु बाहर आते हुए पूछती है क्या हुआ, क्या वो डीमन मर गया? तो जिंता बताता है कि नहीं, जब कोई डीमन मरता है तो वो सफेद सी धुंध में गायब हो जाता है। इसकी आवाज से लग रहा था कि शायद ये कोई फीमेल डीमन है और ये अभी मरी नहीं है तो वापस जरूर आएगी। अगली सुबह जिंजी जिंता को नाश्ता कराने के लिए लाया होता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर अभी तक वो डीमन नहीं मरा तो फिर क्या आप आज रात भी यहाँ रुक सकते हो? तो जिंता कहता है कि ठीक है, पर जरा तुम पहले मुझे नात्सु के बारे में बताओ, वो डीमन बार बार उसे अपनी बेटी क्या कर क्यों पुकार रही थी? और अब यहाँ पर जिंता को मेन बात समझ में आती है, क्योंकि नात्सु असल में उसके बॉस की बेटी है ही नहीं। काफी सालों पहले उन्होंने नात्सु को अडॉप्ट किया था। असल में हुआ ये था कि बॉस की बीवी को एक डीमन ने मार दिया था और तो और उसका बेटा भी घर छोड़ के कहीं भाग गया जो अब तक नहीं लौटा, यानी कि एक तरह से उसने अपना परिवार खो दिया। यही वजह थी कि उसने एक बेटी को अडॉप्ट करने का फैसला किया ताकि कम से कम वो थोड़ी खुशहाल जिंदगी जी सके। इधर अब रात में नात्सु अपने फादर के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है, जहां वो उससे पूछते हैं कि तो फिर तुम्हें तुम्हारा नया बॉडीगार्ड कैसा लगा? तो नात्सु बताते हैं कि हाँ, वो इतना ही बुरा नहीं है, शायद वो मेरा ख्याल रख सकता है। आपका शुक्रिया मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। नात्सु सोने जाती है तो उसे आज बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, क्योंकि बाहर गार्ड करने के लिए आज जिंजी के साथ साथ जिंता भी आया होता है। वो बाहर दरवाजा खुलकर उन्हें देख रही थी तो जिंता बॉस के बेटे के बारे में उसे पूछते कि आखिर वो अब कहाँ है? तो नात्सु कहती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अपने काम से काम रखो। वैसे क्या ये डीमंस हम इंसानों की वजह से बनते हैं? तो जिंता कहता है कि हाँ, बस कुछ कंडीशंस में। वैसे तो एक डीमन तभी पैदा होता है जब दो डीमन एक साथ आ जाएं, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डीमंस नेगेटिव इमोशंस की वजह से पैदा हो जाएं, जैसे कि गुस्सा, जलन और किसी को मारने की इच्छा। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो डीमन दोबारा सामने आ जाती है और वापस जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। जिंता बिना समय गवाए अपने कुछ छोटे मोटे अटैक से ही डीमन को जमीन पर पटक देता है। जिंता बड़े आसानी से उसे कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि ये डीमन न ही ज्यादा समझदार था और न ही जरा भी ताकतवर। इसलिए उन लोगों से पूछता है तो बताओ, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? इस पर दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, इसे मार दो, इंतजार किस बात का है? लेकिन असल में यार बात ये थी कि ये डीमन नात्सु के नेगेटिव इमोशन से ही बना है, इसलिए अगर जिंता ने अभी इसे मार भी दिया तो ये वापस लौट आएगा। ये सुन नात्सु बहुत हैरान होती है। असल में बात यह है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसके फादर उसे देखें, उससे प्यार करें, वो अपने फादर के साथ खुश रहे और वक्त बिताए। पर क्योंकि उसके फादर ने काफी समय से उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, इसलिए धीरे धीरे उसके दिल में ये डर बैठने लगा कि शायद वो उससे प्यार ही नहीं करते। और अब उसके यही नेगेटिव इमोशंस डीमन का रूप लेकर उसके सामने खड़े थे। एक ऐसा डीमन जो नात्सु को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। जिंता समझाता है कि देखो, मैं चाहूँ तो इसे जितनी बार ही मार सकता हूँ, पर उसके बावजूद ये बार बार तुम्हारे पास लौट कर आएगी, क्योंकि ये तुम्हारे नेगेटिव इमोशन से ही बनी है। नात्सु पूछती है तो अब मैं क्या करूँ? जिंता कहता है कि देखो, बस तुम एक बार कहो, मैं इसे खत्म कर दूंगा, पर उसके बाद सब तुम्हारे ऊपर है। जो सुन वो रोते हुए कहते हैं कि नहीं, डीमन मैं हूँ, तुम्हें मुझे ही खत्म करना चाहिए। अरे नहीं नात्सु, तुम गलत समझ रही हो। बॉस तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बॉस बस अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते। अगर तुम उन्हें बताओगे कि तुम क्या चाहती हो तो वो तुमसे भी खुलकर बात करेंगे। जिंजी के समझाने पर उसे थोड़ी राहत मिलती है और जिंता से चिल्लाते हुए कहती है कि बस अब इसे खत्म कर दो। जिसके अगले ही पल जिंता अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक ही बार में उस डीमन को चीर डालता है और फाइनली वो डीमन एक फॉग में बदलकर गायब हो गया। बस अब नात्सु को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, वरना ये डीमंस दोबारा भी आ सकते हैं। उन्हें लग तो रहा था कि वो डीमन मर गया, लेकिन बाहर दिखाया जाता है कि वो फिर से वापस रीजनरेट हो रहा है और दोबारा उसके अंदर से वही आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि मेरी बेटी को लौटा दो। चिंता फाइनली समझ गया था कि ये डीमन जरूर नात्सु की असली मॉम से जुड़ा है, जो कि काफी सालों पहले मर गई थी। वो डीमन वापस से रीजनरेट होना शुरू हो गया था, जो देख चिंता कहता है कि हर किसी को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, बीते हुए कल के दुख को लेकर बैठे रहना बेवकूफी है। और ये कहते ही जिंता एक स्लैश के साथ उस डीमन को खत्म कर देता है। जिंता का काम खत्म होने पर अगले सुबह उसके जाने का टाइम हो चुका था। जिंदे शुक्रिया कहता है कि तुमने
हमारी काफी मदद की। अरे नहीं कोई बात नहीं, इससे मेरी थोड़ी ट्रेनिंग हो गई। नासु कहती है कि देखो अब से मैं भी खुद को बदलने की कोशिश करूंगी, शायद भले ही थोड़ा वक्त लगे पर मैं सीख जाऊंगी। जिंता कहता है कि हाँ थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तो बस उन्हीं चीजों को सच माना करता था जिसे अपने सामने देखता था, लेकिन कई बार चीजें उससे भी ज्यादा गहरी होती हैं। मैं बस उस वक्त ये बात समझ नहीं सका और अब देखा जाए तो मैं बस उसी की भरपाई कर रहा हूँ। पर नासु को उसकी बातें जरा भी समझ नहीं आती और जिंता उन्हें अलविदा कहकर चला जाता है। उसके जाते ही जिंजी का बॉस यानी कि नासु का फादर सामने आता है, जो देख जिंजी पूछता है कि भला आपने उसे थैंक्स क्यों नहीं कहा? मुझे ऐसा करना कोई जरूरी नहीं लगा, मुझे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। हर बाप को अपने बेटे पर भरोसा होता है। जिंजी को ये बातें समझ तो नहीं आती, पर हाँ अब इससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ मैं तुम्हें बता दूं कि आदमी असल में जिंता का फादर ही है, जो बचपन में हमेशा सुजुने को उसके डीमन होने की वजह से मारा करता था। दूसरी तरफ जिंता एक नए विलेज में एंटर करते हुए पेड़ से कुछ लाल पत्तियों गिरते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक और साल बीत गया पर मैं अब तक अपने गोल के जरा भी नजदीक नहीं पहुंच पाया। पर वो फिर भी खुश था कि अपनी जिंदगी के इस सफर में वो काफी कुछ सीख पाया, इसलिए अब कितना भी समय लग जाए वो हार नहीं मानना चाहता और अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद जिंता एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए बैठा होता है, जहां एक लड़की थोड़ा कांपते हुए उसे नूडल्स सर्व करने के लिए आती है। उसका फादर जो कि इस रेस्टोरेंट का मालिक है, वो जिंता से बात करते हुए उसे बताता है कि दरअसल हाल ही में यहाँ पर एक खतरनाक सीरियल किलर के घूमने की खबर फैल रही है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अपनी बेटी की भी परवाह हो रही है। असल में मालिक अपने रेस्टोरेंट को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि हफ्ते भर पहले इसने हाल ही में जगह ली थी जो उसे काफी सस्ते में मिल गई थी, पर अब यहाँ कोई कस्टमर नहीं आ रहे। इसलिए वो हैरानी के साथ जिंता से पूछता है कि बच्चे भला तुम यहाँ 5 दिन से लगातार क्यों आ रहे हो? ये काफी अजीब बात है कि कोई नया मुसाफिर इतने खतरनाक गांव में बार बार आए। पर जिंता कोई जवाब नहीं देता, तो वो टॉपिक बदलते हुए पूछता है कि वैसे तुम्हें ये नूडल्स कैसे लगे? अच्छा आपके ये नूडल्स ठीक ठाक ही हैं बस। जो सुनो मालिक हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम काफी ईमानदार हो, वैसे तुम आखिर करते क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं डीमस को मारता हूँ। हालांकि अर्जिंता उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, पर फिर भी वो मालिक उसे विलेज के खतरनाक सीरियल किलर के बारे में बताते हुए कहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, आजकल वो सीरियल किलर बड़े अजीब तरीके से ही लोगों को मार रहा है। देख के तो ऐसा लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी डीमन का है। जाने से पहले जिंता उस लोकेशन के बारे में पूछ लेता है जहाँ वो डीमन अक्सर लोगों को दिखा करता है। अपना लंच खत्म करने के बाद जिंता जब जा रहा होता है तो मालिक की बेटी ओफू उसे रोकते हुए सावधान करती है कि सीरियल किलर्स और डीमन दोनों ही खतरनाक होते हैं, प्लीज अब अपना ख्याल रखना। देखो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे समझा रही हो, तो मेरी फिक्र मत करो, लेकिन मुझे तो आपके अंदर अब भी एक बच्चा नजर आता है। जो सुन जिंता शांत हो गया और कुछ बोल ही नहीं पाता, और रात होते ही वो उसी लोकेशन पर जो कि एक ब्रिज था वहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। पर काफी देर तक किसी के न आने पर वो वापस जा ही रहा था कि तभी एक औरत की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। जिंता अब जब तेजी से भागते हुए वहाँ पहुंचा तो देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लाशें बिछी हुई हैं। उनका जमीन पर पड़ा खून ये साफ दिखा रहा था कि उन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया है। जिंता समझ जाता है कि ये किसी सीरियल किलर का मामला है ही नहीं, ये जरूर किसी डीमन का काम है। उसने जब लाशों को ध्यान से देखा तो यहाँ पर कोई औरत थी ही नहीं, इसलिए वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसने एक औरत की चीख सुनी थी, लेकिन अगले ही पल कहीं से उस पर एक अटैक हो गया। अब इससे पहले कि जिंता कुछ समझ पाता उस पर एक और अटैक होने ही वाला था कि तभी अपनी शॉट से रोक लेता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो आसपास देखता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर अब भी उस पर एक के बाद एक हमले हो रहे होते हैं। जो देख जिंता समझ गया कि जरूर ये काम किसी डीमन का है, शायद उसके पास इनविजिबल होने की पावर है। इसलिए अब जिंता भी सीरियस होते हुए अपने डिमोनिक पावर एक्टिवेट करता है, और जैसे ही वो डीमन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, जिंता पूरी ताकत से पलटवार करता है, जिसके अगले ही पल उस डीमन की तलवार भी टूट गई और काफी हद तक वो घायल भी हो चुका था। देखो अब लुकाछुपी बहुत हो गई, मेरे सामने आओ, जरा मरने से पहले तुम्हारा नाम तो जान लूं मैं। अगले ही सेकंड वो डीमन सामने आते हुए अपना नाम मोसुके बताता है। जिंता उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो डीमन खुद ही सरेंडर कर देता है। मुझे माफ कर दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। जिंता पूछता है तो फिर भला तुमने मुझ पे पहले हमला क्यों किया? अरे नहीं, मैं तो बस उस सीरियल किलर को ढूंढना चाह रहा था, और मैंने सुना कि वो सीरियल किलर कोई डीमन है, तो मुझे लगा कि शायद वो तुम हो। जो सुन जिंता बड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये चल क्या रहा है, एक डीमन भला इंसानों के किलर को क्यों ढूंढना चाहेगा। जिस पर मोसुके कहता है कि हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। जिसके बाद वो जिंता को अपने घर लेकर आया होता है, जो कि बड़ा ही छोटा घर था। इतनी शांति देखकर जिंता समझ जाता है कि जरूर इसके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं रहता। मोसुके अब जिंता के लिए एक ड्रिंक बनाकर लाता है और कहता है कि ये लो, इसे पी लो, इसमें कोई जहर नहीं है। मैं इस विलेज में इंसानों के बीच ही उनके साथ घुल मिल कर रहता हूँ। असल में मोसुके एक सुपीरियर डीमन है, यानी कि एक हायर रैंक वाला डीमन, जो कि 100 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है, पर उसके अंदर आम डीमंस की तरह इंसानों के लिए कोई नफरत वाली भावना नहीं है, और न ही वो कोई वॉरियर है जो ढंग से लड़ सके। जिंता कहता है कि हाँ सही कहा, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम एक किलर हो। मोसुके बताता है कि अब तक जितने भी लोग इस विलेज से गायब होना शुरू हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की लाशें तो अब तक मिली ही नहीं है।
जितने भी आदमी मरे उनकी लाशें तो ऑन द स्पॉट मिल गई हैं, पर जो भी औरतें हैं वो अब तक मिली ही नहीं। जरूर उनका किडनैप हुआ है। दरअसल मेरी वाइफ मेरे डीमन होने के बारे में अच्छे से जानती थी, लेकिन उसने फिर भी मुझसे प्यार किया। वो मेरे लिए सब कुछ थी, पर 1 महीने पहले उसे किडनैप कर लिया गया और करीब 10 दिन पहले लोगों को उसकी लाशें नदी किनारे मिली। मुझसे रोते हुए कहता है कि उस बेरहम किलर को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। जिंदा कहता है कि देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ गया, पर ये तुम्हारा काम नहीं है। उस डीमन को मैं खुद मारूंगा। मुसुके कहता है कि मैं उसे ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, बस आखिरी बार तो मुझे करने देना। जिंता को उसकी आंखों में साफ बदली का वो गुस्सा दिख रहा था, इसलिए आखिर में वो मान ही जाता है। जिसके बाद अगली सुबह दोनों अलग अलग होकर उस सीरियल किलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। रात में बैठकर जब दोनों थोड़ा पी भी रहे होते हैं तो मोसुके पूछता है कि आखिर तुम डीमन को मारते क्यों हो? बस पैसों के लिए और कुछ नहीं। तो मोसुके कहता है कि नहीं, तुम्हें देख के लगता है कि तुम पैसों के लिए सिर्फ किसी की जान लोगे, तुम्हारे पास जरूर कोई और वजह है। तो जिंता बता देता है कि हाँ, एक डीमन है जिसे मैं हर हाल में खत्म करना चाहता हूँ। मैं पहले एक इंसान ही था, पर जैसे ही उस डीमन ने मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार को ही मार डाला तो उसकी नफरत और गुस्से ने मुझे भी एक डीमन बना दिया। अब फैसला तब होगा जब मैं उसका सामना करूंगा। तुम शायद सही कह रहे हो मुसुके, मैं बिना वजह कुछ नहीं करता। अगली सुबह जिंता वापस उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुमने उस डीमन को मार दिया? तो जिंता कहता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं, पर जल्दी मार दूंगा। वैसे अगर तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की इस दुकान पर काम कर रही है तो फिर यहाँ कोई कस्टमर क्यों नहीं आता? जो सुन वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी मेरी बेटी प्यारी लग रही है। वैसे बताओ बेटी, तुम्हें ये कैसा लगता है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो बस मुझसे पूछ रहे थे। प्लीज तुम मुझे माफ करना, मेरे पिता ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। जिंता कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर काफी अच्छे इंसान है। तो वो पूछते कि हाँ वो तो है, पर क्या आपके फादर ऐसे नहीं थे? इस पर जिंता कहता है कि नहीं, वो हमेशा मेरी छोटी बहन सुजुने को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे और इसलिए उसे बचाने के लिए एक दिन मैं अपनी बहन को लेकर घर से भाग गया। पर अब मुझे समझ आ चुका है कि वो ऐसा क्यों करते थे। अक्सर चीजें वैसे नहीं होती जैसा हम उन्हें देखते हैं। इसके बाद एक और दिन बीत जाता है जहाँ जिंता और मोसुके उसी सीरियल किलर को ढूंढ रहे थे, पर अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। जब से उन्होंने तलाश शुरू की है, कई दिनों से वो किलर ऐसे छुप गया है जैसे कहीं गायब सा ही हो गया हो। वो लोग आसपास देख ही रहे थे कि तभी मोसुके कुछ नोटिस करता है। वो लोग जब पास देखने गए तो यहाँ ओफू खड़ी थी, उसी रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी जहाँ जिंता खाना खाता है। तो जिंता जाके पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मोसुके गायब हो जाता है ताकि ओफू उसे न देख ले। जिंता के पूछने पर वो कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ कुछ खूबसूरत फूलों को देख रही थी। इनका नाम स्नो पीडो है, जो चेरी ब्लॉसम से काफी सिमिलर होते हैं। ये भले ही चेरी ब्लॉसम जैसे नहीं होते, पर फिर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इन्हें खिलते देखना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ जाया करती हूँ। तो जिंता कहता है कि हाँ वो तो है, फिलहाल तुम्हारे फादर इंतजार कर रहे होंगे, चलो यहाँ चलते हैं। तभी आगे ओफू को कुछ और खूबसूरत फूल दिखते हैं, जिन्हें जिंता को दिखाते हुए वो बताती है कि इन फूलों का नाम है विंडन टैफनी। ये काफी रेयर ही देखने को मिलता है क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं। रास्ते में चलते हुए जिंता और ओफू के बीच में कई सारी बातें होने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल भी हो गए होते हैं। जिंता जब उसे घर तक लाकर छोड़ देता है तो वो उसे कहती है कि प्लीज मेरे पापा को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ थी। मेरे साथ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जैसे ही ओफू अंदर जाती है, मोसुके सामने आ जाता है जो कि कब से उन दोनों का पीछा कर रहा था। अगली रात दोबारा वो लोग ब्रिज पर आके उसी किलर का वेट कर रहे होते हैं जहाँ मोसुके ने आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। तभी उनके बगल में से एक लड़की गुजर रही होती है और अचानक ही अगले पल मोसुके पर कहीं से अटैक हो जाता है। ये देखते ही वो लड़की डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि अब वो ही डीमन जो असली सीरियल किलर है वो सामने आ चुका था। इससे पहले कि जिंता रेडी हो पाता वो डीमन उस पर कूद जाता है, पर इसके बावजूद जिंता किसी तरह उसे रोक लेता है और उस लड़की से कहता है कि बस अब हिलना मत, वहीं बैठी रहो। जिसके बाद जिंता खुद को संभालते हुए उस डीमन से लड़ना शुरू कर देता है, पर वो डीमन चालाकी से मौका देखते हुए जिंता को धकेलते हुए उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कोई उसे बचा लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि मोसुके ही था। जिंता दोबारा से उस डीमन पर कुछ अटैक्स करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगले ही पल वो बड़ी तेजी से गायब ही हो गया। मोसुके कहता है कि शायद मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, और ये कहते हुए चला जाता है। वो लड़की जिंता को पुकारते हुए कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। जिंता भी उसकी हेल्प करते हुए जब हाथ पकड़ के उसे उठाता है तो पूछती है कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए। जो सुन जिंता बड़ा ही हैरान रह गया और 2 मिनट के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि यारो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नात्सु थी।